बात है 24 जुलाई 2025 की। झारखंड के सारंडा जंगल की हवा में मॉनसून की पहली बारिश की मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। आसमान में गहरे भूरे बादल छाए हुए थे, जिससे और बारिश होने का वादा मिल रहा था। इस पुराने जंगल के लिए बारिश जीवन देने वाली शक्ति है। एक भारी बारिश के ठीक बाद जब दुनिया धुली हुई और चमकती हुई लग रही थी, तब जंगल ने अपना एक सबसे खूबसूरत राज खोला। एक खुली जगह जो गीली, पन्ना हरी काई और गिरे हुए साल के पत्तों से ढकी थी, एक नेचुरल स्टेज में बदल गई। पत्तों की हल्की सरसराहट और ऊंची डालियों से पानी के टपकने की दूर से आती तालबद्ध आवाजें ही वहां की एकमात्र आवाजें थीं, जिससे उस परफॉर्मेंस के लिए एक शांत और उम्मीद भरी माहौल बन रहा था। इस गहरी शांति के बीच एक तेज, गूंजने वाली आवाज, एक म्याऊ, खामोशी को चीरती हुई साल और सागौन के घने पेड़ों के बीच गूंज उठी। यह भारतीय मोर की साफ पहचान वाली आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो भारतीय मॉनसून के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी बारिश खुद। यह आवाज एक घोषणा थी, अपनी मौजूदगी और इरादे का ऐलान। जंगल के दूसरे रहने वाले भी जवाब में रुक गए। लंगूरों का एक झुंड जो पहले पेड़ों पर अपनी शरारतों में लगा हुआ था, शांत हो गया। उनके काले चेहरे उत्सुकता से नीचे देख रहे थे। यहां तक कि टिड्डे भी, जिनकी लगातार भिनभिनाहट आमतौर पर जंगल का लगातार बैकग्राउंड म्यूजिक होती है, उन्होंने भी अपनी आवाज को कुछ देर के लिए धीमा कर लिया था, जैसे कि आने वाले नजारे के सम्मान में। अचानक घनी झाड़ियों से वह बाहर निकला, एक शानदार नर मोर। उसका रूप हरी भरी पृष्ठभूमि के खिलाफ शाही सुंदरता का नजारा था। वह जानबूझकर लगभग शाही चाल से चला। उसकी लंबी मुड़ी हुई पूंछ उसके पीछे घिसट रही थी, जैसे रत्नों से बुना हुआ एक शाही लबादा हो। पक्षी खुली जगह के बीच में रुका, अपनी जगह को ध्यान से देखता हुआ। हवा में नमी ने उसके पंखों के रंगों को और भी बढ़ा दिया था, जिससे उसकी गर्दन का गहरा नीलम और पंखों का कांस्य और भी चमकीला दिखाई दे रहा था। वह इस जगह का राजा था और खुली जगह उसका दरबार था। उस रस्म के लिए तैयार था जिसकी बारिश को जरूरत थी। इंतजार साफ महसूस हो रहा था, एक शांत ऊर्जा जो खुली जगह से होकर गुजर रही थी। हवा भी चार्ज लग रही थी, बदलाव के पल का इंतजार कर रही थी। मोर सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह जंगल की जीवन शक्ति और मौसम की खुशी का जीता जागता प्रतीक था। वह जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करता था, मॉनसून द्वारा सूखी जमीन पर लाए गए नएपन का वादा। उसकी मौजूदगी यह संकेत दे रही थी कि बाहरी दुनिया के दबावों के बावजूद प्रकृति की पुरानी लय सारंडा के दिल में जारी थी, जो जंगल की लचीलेपन और स्थायी जादू का प्रमाण था। इस आदिम और पवित्र समारोह का एक शांत दर्शक होना एक सौभाग्य था। भारतीय मोर लगभग एक मिथ की तरह खूबसूरत जीव है, रंग और रोशनी का एक जीता जागता मोज़ेक। इसकी सबसे खास बात इसकी लंबी, शानदार पूंछ है, जिसे अक्सर इसकी असली पूंछ समझ लिया जाता है, लेकिन असल में यह ऊपर पूंछ के बड़े पंखों से बनी होती है। इन पंखों की संख्या 200 तक हो सकती है और ये 1.5 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं, जो चमकती हुई भव्यता का एक झरना बनाते हैं। मोर का शरीर भी उतना ही शानदार होता है, जिसकी गर्दन और छाती पर गहरे इरिडेसेंट नीले रंग के पंख होते हैं, जो रोशनी पड़ने के तरीके के आधार पर शानदार टर्क्वाइज या गहरे सफायर में बदल सकते हैं। इसके सिर पर पंखों का एक छोटा, पंखे के आकार का क्रेस्ट होता है, जैसे एक छोटा इंट्रिकेट मुकुट, जो इसके शाही अंदाज को और बढ़ाता है। मोर के पंखों का असली जादू पिगमेंट्स में नहीं, बल्कि फिजिक्स में होता है। इस घटना को स्ट्रक्चरल कलरेशन कहते हैं। हर पंख माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल जैसे ढांचों से ढका होता है, जो मेलानिन और केराटिन से बने होते हैं। ये ढांचे प्रकाश तरंगों में हस्तक्षेप करने के लिए ठीक से व्यवस्थित होते हैं। कुछ रंगों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि दूसरों को अब्सॉर्ब करते हैं। यही कारण है कि रंग हर हरकत के साथ बदलते और चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे प्रकाश का कोण या दर्शक का देखने का नजरिया बदलता है, अलग अलग वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे एक डायनेमिक मेटेलिक चमक पैदा होती है, जिसे दोहराना असंभव है। यह नेचुरल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, जिसे किसी को भी चकाचौंध करने और मोहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके ठीक उलट पीकॉक नी अंडरस्टेटेड एलिगेंस और कैमोफ्लाज का एक उदाहरण है।
उसके पंख म्यूटेड ब्राउन्स, ग्रेज और क्रीमी व्हाइट्स का एक सटल मिश्रण होते हैं, जिसकी गर्दन पर इरिडेसेंट हरे रंग की एक चमक ही उसके नर साथी की वाइब्रेंसी का एकमात्र संकेत होती है। यह फीका दिखना कोई कमी नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए एक महत्वपूर्ण एडेप्टेशन है। जमीन पर घोंसला बनाते समय उसके मिट्टी जैसे रंग उसे जंगल के फर्श में आसानी से घुल मिल जाने देते हैं, जिससे वह और उसके कीमती अंडे सियार या चील जैसे शिकारियों की तेज नजरों से सुरक्षित रहते हैं। उसकी सुंदरता शांत शक्ति और उद्देश्य की है, जो नर के फ्लैम्बॉयंट प्रदर्शन का एक सही पूरक है। दोनों के बीच का अंतर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का एक क्लासिक उदाहरण है, जो प्रजातियों के निरंतरता में प्रत्येक की अलग अलग भूमिकाओं से प्रेरित है। नर का पूरा अस्तित्व एडवर्टाइजमेंट और अट्रैक्शन के लिए होता है, एक जीता जागता बिलबोर्ड जिसे संभावित साथियों को अपनी जेनेटिक फिटनेस साबित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी ओर मादा सर्वाइवल और नर्चरिंग के लिए बनी है, अगली पीढ़ी को पालने की जिम्मेदारी निभाते हुए। साथ में वे प्रकृति की दो आवश्यक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, देखे जाने की इच्छा और रक्षा करने की प्रवृत्ति, एक सुंदर और प्रभावी संतुलन जिसने हजारों सालों से उनके सर्वाइवल को सुनिश्चित किया है। नाच एक सटल लेकिन दमदार मूवमेंट से शुरू हुआ। मोर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपने अंदर से एक गहरी गूंजती हुई सिहरन के साथ उसने अपनी शानदार पूंछ उठाई। पंख एक धीमी सरसराहट की आवाज के साथ खुले, एक शानदार पंखे में बदल गए जो उसके शरीर से बहुत ऊपर उठा हुआ था। यह एक सांस रोक देने वाला बदलाव था, क्योंकि चिकना पक्षी रंगों की एक विशाल चमकती हुई दीवार बन गया। उसकी पूंछ के सिरों को सजाने वाली सैकड़ों आंखें या ओसेली बाहर घूर रही थीं। हर एक कांस्य, नीले, हरे और सुनहरे रंग का एक घूमता हुआ भंवर था। वह एक पल के लिए खड़ा रहा, बारिश से भीगे पेड़ों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक शानदार जीवित मूर्ति, अपने प्रदर्शन के पूरे प्रभाव को खुली जगह पर जमने दे रहा था। अपने पंखे को पूरी तरह से खड़ा करके असली प्रदर्शन शुरू हुआ। उसने सेमी सर्कल में धीरे धीरे जानबूझकर कदम बढ़ाते हुए अकड़कर चलना शुरू किया। फिर वह अचानक घूमता और अपने पूरे पंखे को हिलाता, जिससे पंख एक सुनाई देने वाली गूंज के साथ कंपन करते, एक कम आवृत्ति वाली आवाज जिसके बारे में माना जाता है कि यह पीकॉकनियों को आकर्षित करती है। इस ट्रेन रैटलिंग से ओसेली चमकते और स्वतंत्र रूप से नाचते हुए दिखाई देते थे, जिससे एक सम्मोहक, लगभग चक्करदार प्रभाव पैदा होता था। वह कभी कभी इस अकड़कर चलने को तेज मोड़ों और छोटे शक्तिशाली दौड़ के साथ जोड़ता था, यह सब करते हुए अपने पंखे को अपनी अनदेखी ऑडियंस की ओर पूरी तरह से मोड़कर रखता था। यह शक्ति, सहन शक्ति और एक्सक्विजिट कंट्रोल का एक नृत्य था। हर हरकत उसकी ताकत और स्वास्थ्य को दिखाने के लिए सोची समझी थी। खुली जगह के किनारे से एक पीकॉकनी सावधानी से झाड़ियों से बाहर निकली। वह लगभग उदासीन लग रही थी, कीड़े और बीज के लिए जमीन पर चोंच मार रही थी, शानदार नजारे से बेपरवाह। यह दिखावटी बेरुखी इस रस्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नर ने उसकी मौजूदगी को देखकर अपने प्रयासों को तेज कर दिया। उसने अपने पंखे को सीधे उसकी ओर मोड़ा, कुछ गर्व भरे कदम आगे बढ़ाए और फिर झुककर प्रणाम किया। उसका सिर लगभग जमीन को छू रहा था, एक विनम्रता के इशारे में। फिर वह फिर से सीधा खड़ा होता और अपनी पूंछ को और भी जोर से हिलाता। आवाज शांत जंगल में गूंजती, ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बेताब और खूबसूरत गुहार। पूरा प्रदर्शन गति और ध्वनि की एक जटिल भाषा थी। यह एक सिंगल फ्लूइड डांस नहीं था, बल्कि अलग अलग रिचुअलाइज्ड पोस्चर्स और एक्शंस की एक श्रृंखला थी। अकड़कर चलना, कंपन, झुकना और घूमना था। ये सब कोर्टशिप की एक कहानी में बुने हुए थे। वह अपनी जेनेटिक क्वालिटी, अपने अच्छे स्वास्थ्य और अपनी असीमित ऊर्जा का संचार कर रहा था। उसकी पूंछ की लंबाई, उसके रंगों की वाइब्रेंसी और उसकी आंखों के धब्बों की संख्या और समरूपता सभी उसकी फिटनेस के ईमानदार संकेत थे। पीकॉकनी अपनी अपैरेंट नॉनशेलेंस में हर डिटेल को ध्यान से प्रोसेस कर रही थी, अपने अंतिम महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले कई सूक्ष्म संकेतों पर परफॉर्मर को जज कर रही थी।
इस इलैबोरेट और एनर्जी इंटेंसिव पैजेंट का अल्टीमेट मकसद रिप्रोडक्शन है। मोर का नाच इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन का एक क्लासिक उदाहरण है, एक कॉन्सेप्ट जिसे चार्ल्स डार्विन ने बहुत अच्छे से समझाया था। इस एवोल्यूशनरी ड्रामा में चुनाव की शक्ति मादा के हाथ में होती है। वह डिसर्निंग क्रिटिक है और नर एक परफॉर्मर है जो अपने जीन्स को आगे बढ़ाने का मौका पाने के लिए ऑडिशन दे रहा है। उसका चुनाव किसी विम पर आधारित नहीं होता। वह अच्छे स्वास्थ्य, जेनेटिक सुपीरियरिटी और वाइटैलिटी के खास इंडिकेटर्स की तलाश में होती है। एक नर जिसके पास बड़ा सिमेट्रिकल पंखा, वाइब्रेंट रंग और ढेर सारे आई स्पॉट्स हों, वह यह दिखा रहा है कि वह खाना ढूंढने और शिकारियों से बचने में सफल रहा है, ऐसे ट्रेट्स जो वह अपने बच्चों में चाहेगी। पीकॉकनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत मेटिकुलस होती है। वह अक्सर कई नर को देखती है, उनके डिस्प्लेस की कई दिनों तक तुलना करती है। वह नाच देखती है, पूंछ के रैटलिंग को सुनती है और हर शूटर के फिजिकल एट्रीब्यूट्स का आकलन करती है। एक नर जिसकी पूंछ डल या डैमेज्ड हो, वह बीमार हो सकता है या उसके जीन्स खराब हो सकते हैं, जिससे वह एक अनडिजायरेबल मेट बन जाता है। लंबे समय तक नाच करने के लिए आवश्यक स्टैमिना भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। केवल सबसे मजबूत और स्वस्थ नर ही ऐसे डिमांडिंग परफॉर्मेंस को बनाए रख सकते हैं। सबसे प्रभावशाली परफॉर्मर को चुनकर पीकॉकनी अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी जेनेटिक शुरुआत सुनिश्चित करती है, जिससे उनके सर्वाइवल और भविष्य में रिप्रोडक्टिव सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। यह पूरा रिचुअल मॉनसून के मौसम से गहराई से जुड़ा हुआ है। बारिश से भोजन की प्रचुरता आती है, कीड़े, बीज और ताजी कॉम्प्लें, जो डिमांडिंग कोर्टशिप रिचुअल्स के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि जब बच्चे निकलें तो उनके लिए पर्याप्त भोजन हो। हरी भरी वनस्पति शिकारियों से बेहतर कवर भी प्रदान करती है, जिससे कमजोर पीकॉकनियों के लिए घोंसला बनाना और अपने बच्चों को पालना एक सुरक्षित समय बन जाता है। मोर की आवाज और नाच इस प्रकार जीवन देने वाली बारिश के आगमन से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। बहुतायत और नवीनीकरण के मौसम का एक उत्सव, जलवायु की लय पर सेट एक बायोलॉजिकल इंपेरेटिव। इस नाच को देखना हमारी प्राकृतिक दुनिया की फ्रैजिलिटी और इंटरकनेक्टेडनेस को समझना है। मोर उसे सपोर्ट करने के लिए जंगल के बिना अपना नाच नहीं कर सकता और जंगल का स्वास्थ्य उसके सभी निवासियों के नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। सारंडा जंगल भारत के कई वाइल्ड स्पेसेस की तरह हैबिटेट लॉस और ह्यूमन एनक्रोचमेंट से खतरों का सामना कर रहा है। इन पुराने जंगलों की रक्षा करना सिर्फ मोर जैसे एक आइकॉनिक स्पीसीज को बचाना नहीं है, यह जीवन के पूरे कॉम्प्लेक्स वेब को संरक्षित करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए झारखंड में मॉनसून मोर के शानदार चमकते नाच द्वारा घोषित होता रहे।